Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today we are moving to the second lecture of periodic table and there we are going to study the periodic trends. So let's start. Now when I am talking about periodic trends, first periodic trend which I am taking up is atomic radius, जिसका दूसरा नाम है atomic size denoted by R. Now atomic size की अगर simple definition बोलेंगे then it is the distance from the center of the nucleus to the valence shell. मतलब 10th क्लास में क्या पढ़ी है? The distance from the center of the nucleus to the valence shell. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं that is called atomic size और atomic radius. But आपका जो इलेक्ट्रॉन है it has a dual nature. It can move like a wave. एक वेव के जैसे ये मूव करता है. जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे then you will know that electron has a dual nature. It can behave like a particle, it can behave like a wave. तो एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअली वो करेक्ट नहीं है. ठीक है, लिखने के लिए वी कैन राइट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. थ्योरी के लिए चलेगा, बट याद रखो इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव एंड ड्यू टू दैट यू आर गोइंग टू फाइंड कि तीन अलग अलग तरह के हम लोग रेडियस फाइंड आउट करते हैं एंड वी आर नाउ गोइंग टू डिवाइड दिस एटॉमिक रेडियस इनटू 3 पार्ट्स. तो इसको ए पार्ट लिख लेते हैं, अब बी पार्ट पे जाते हैं. सो 3 टाइप्स, 4 है वैसे. आयोनिक रेडियस को हम लोग अलग से पढ़ेंगे. एक होता है आपका कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है आपका मेटालिक रेडियस और तीसरा होता है आपका वैन डर वाल रेडियस. कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस. तो सबसे पहले इसमें करते हैं हम लोग अबाउट कोवेलेंट रेडियस के बारे में. अब कोवेलेंट रेडियस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, पहला पार्ट क्या? पहला पार्ट वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0. क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेनली एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. आएगा ये पार्ट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स. अगर दोनों एटम्स ही सेम है तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होएगा? 0 है. तो फॉर एग्जांपल आपका ये एक एटम है ए और यहां पे आपका दूसरा एटम है ए. ठीक है, ये दोनों एटम ए ही है. इसका मतलब अगर ये भी ए है ये भी ए है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज गोइंग टू बी व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज गोइंग टू बी 0. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट वी हैव टू डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड योर कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस इज व्हाट? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2. सो दोनों के रेडियस को जब आप डिवाइड कर देते हो बाय 2, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अगर 0 है तो तब आपको कोवेलेंट रेडियस ये लेना है. दूसरा लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट लार्ज. नॉट लार्ज का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम लोग देखते हैं तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन, सल्फर और कार्बन की ले लो याद रखने के लिए, और फिर ले लो आप P और H, दैट इज 2.1. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. जो सर ने लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखा है? फोन कॉल BR, फोन कॉल BR, ISC
PH. ISC is a board and PH everyone has heard of. तो याद रखो फोन कॉल BR, ISC, PH. तो इतने ही नंबर्स आपको याद रखने. और सीजियम का भी अगर आपको याद रखना है तो सीजियम का होता है 0.7 सबसे कम. मेटल्स का ज्यादातर 1 से नीचे होता है. तो ये पार्ट पहले आप फटाफट दिमाग में फिट कर लो. फोन कॉल BR, ISC, PH, CS 0.7. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट लार्ज, मतलब 0.5 से ज्यादा नहीं है. तो मीथेन लेते हैं. अब कार्बन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच है, मतलब एक एटम हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अटैच है, कार्बन है और ये हाइड्रोजन है. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर द कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस तब लेंगे रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B. So that is going to be called mainly if the electronegativity difference is not large. और अब तीसरा देखते हैं. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लार्ज, जैसे कि एग्जाम्पल HCl ले लो, तो यहां पे कैसे निकालोगे? यहां पे आप निकालोगे रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B. ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा तीसरा. दैट इज अगेन द कोवेलेंट रेडियस बट इन दिस रेडियस ऑफ A, ये ले लो, रेडियस ऑफ B माइनस दिस नंबर 0.09 दैट इज जीटा. जीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैथमेटिकली जीटा बोलते हैं. बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, मतलब जो बड़ा है माइनस छोटा. बड़े को A ले लो, छोटे को B ले लो. तो Cl का कितना है? Cl का है 3, हाइड्रोजन का है कितना? 2.1. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो मालूम पड़ गया, 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.9. और ये दिया होगा प्रॉब्लम में. सो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है, विच वी कॉल इट मेनली द कोवेलेंट रेडियस. अगर दोनों में डिफरेंस नहीं है कुछ भी, जैसे क्लोरीन, एक इसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं. भाई Cl में 0 है, 3 माइनस 3 0. नाइट्रोजन की बात करोगे 0, ऑक्सीजन की बात करोगे 0. और अगर 0.5 से कम होएगा तो ये कंसिडर करोगे. और अगर बहुत ज्यादा हुआ, राइट, 0.5 के ऊपर अगर पकड़ के चल रहे हो, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे. और फॉर्मूले में ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज याद रहनी चाहिए. सो प्लीज कॉपी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ रेडियस कॉल्ड मेटेलिक रेडियस. मेटेलिक रेडियस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व मेनली बिटवीन द मेटल्स. ज्यादातर आप डी ब्लॉक में भी कह सकते हो, बट मेटेलिक रेडियस में एक अगर ये शीट है, देन मेटल्स आर जस्ट गोइंग टू बी right. Metals are going to have the crystal lattice like this. You just take hypothetical diagram. तो ये metal crystal, mainly metal exist in a proper geometrical manner, जिसको बोलते हैं crystal lattice. ठीक है. अब अगर आपको metallic radius निकालना है तो ये आपका एक metal है, for example iron, और ये आपका एक और metal है, which is again going to be iron. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, खत्म हो गया. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस. सो वेरी वेरी इजी टू मेक इट आउट. यहां और कुछ नहीं करना है. नो, बिटवीन टू मेटल्स. मेटल्स कभी भी एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, ओवरलैप नहीं करते. कोवेलेंट में क्या देखा आपने? ओवरलैपिंग हो रही है. यहां पे जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पे ओवरलैप कर रहे हैं. अब तीसरा देखते हैं. तीसरे को बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस. वैन डर वाल रेडियस मेनली यू कैन ऑब्जर्व इट इन नोबल गैसेस. किसमें दिखता है वैन डर वाल रेडियस? नोबल गैसेस के अंदर दिखता है. क्या होता है? यहां पे दो नोबल गैस एक दूसरे के, फॉर एग्जाम्पल आर्गोन है, एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस पे आके दे आर नॉट गोइंग टू कम क्लोजर टू ईच अदर.
और इसी डिस्टेंस को वी आर गोइंग टू कंसिडर इट ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ले लिया ऑफ आर्गन आर्गन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोर्स, राइट, एंड ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ऑफ आर्गन आर्गन डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, देन इट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वैन डर वाल रेडियस। अब आपने तीनों के तीनों रेडियस कर लिए, तीनों को देख के आपको ये तो आइडिया आ गया होगा कि सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है। ये देखो इसका होता है, क्यों? अरे दोनों इवन चिपक भी नहीं रहे एक दूसरे से, तो सबसे बड़ा वैन डर वाल, फिर मेटेलिक और लास्ट कोवेलेंट। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, याद रखो दैट वैन डर वाल रेडियस is greater than metallic radius is greater than covalent radius. भूलना मत ये पार्ट. So that is about mainly the covalent radius, metallic radius and van der Waal radius. ठीक है? Because noble gases do not have a property to form a bonding of any type. The only bonding which they can form is van der Waal और यहाँ पे उस रेडियस को बोलते हैं van der Waal radius. अब जाते हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या है भाई of atomic radius. Periodic trend is always across a period and down a group. Periodic trend means something which is repeated at regular interval of time. तो सबको मालूम है across a period atomic size decreases and down a group atomic size increases. तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि across a period atomic size decrease होता है and down a group atomic size is going to increase. क्यों होता है? Factors on which it depends upon वो भी बात करेंगे. इसकी यूनिट्स याद रखो. इसकी यूनिट्स हो सकती है एंगस्ट्रॉम, इसकी यूनिट हो सकती है नैनोमीटर, इसकी यूनिट हो सकती है पिकोमीटर. So 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स. 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर्स. पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻12 मीटर्स. तो ये आपको जस्ट याद रखना है. कोई भी एक यूनिट एंगस्ट्रॉम वाली याद रखो, दैट इज 10⁻10 मीटर्स. सो ये अब आपका बेसिक्स कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स गो टू द फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन. तो पहले ये कॉपी कर लीजिए. नाउ लेट्स गो टू द फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज डिपेंड्स. पहला फैक्टर होता है आपका नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे एटॉमिक साइज उतनी ज्यादा होगी. अगर आप एग्जाम्पल लेते हो लिथियम, इसके पास 2 ही शेल है. सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1. तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी भाई? नंबर ऑफ शेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. सो K इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम. सो जब भी नंबर ऑफ शेल्स का कंसीडर आएगा तो ये वाला आप फैक्टर देख लोगे. अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा. दूसरा फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज. What is nuclear charge? Nuclear charge is mainly the charge present in the nucleus. That is number of protons which are present in the nucleus. So nuclear charge जितना ज्यादा होएगा उतना कम atomic radius होएगा. तो nuclear charge अगर बढ़ेगा तो क्या होएगा? Force of attraction. So force of attraction between nucleus and valence electrons increases. Therefore size decreases. देख लो पहले. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा भाई, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. और अगर बढ़ेगा देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे अंदर की तरफ, एंड इफ दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, साइज इज गोइंग टू डिक्रीज. तो दूसरा फैक्टर हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज. तीसरा फैक्टर है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट. और क्या बोलते हैं इसको?
इसका दूसरा नाम है शील्डिंग इफेक्ट। अब देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन लार्ज एटम्स। फॉर एग्जांपल ये आपका यहां पे है, ले लेते हैं +35, ब्रोमीन का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले शेल में सबको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। दूसरे शेल में कितने होंगे इसके पास, 8। तीसरे शेल में कितने होंगे इसके पास, 18। और लास्ट शेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कितने होंगे वो बना देते हैं, 7। ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट समझो जरा ध्यान से। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सबसे चहेते होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वापस बोल रहा हूं, न्यूक्लियस लव्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किस लिए भाई? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बदमाश है। वो किसी को अपने घर पे ला सकते हैं, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो किसी के घर पे जा सकते हैं, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सीजियम होता तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। और कुछ कुछ शेयर भी कर सकते हैं, मतलब ये सबसे बदमाश है। सबसे बदमाश है जो क्या कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं। सो न्यूक्लियस का उसके ऊपर ही नजर रहता है, जिसके कारण ये जो अंदर के बच्चे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैं बच्चे बोल रहा हूं, बाहर के बच्चों से ज्यादा प्यार है इसको। जो अंदर के बच्चे हैं ये, दे मेक अ प्लान। व्हाट इज अ प्लान? कि भाई इसके बीच में और लास्ट शेल के बीच में सबके सब इंटरैक्शंस, सबके सब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको खत्म कर दो या कम कर दो। सो दे शील्ड द न्यूक्लियस, they shield, cover the nucleus in such a way so that force of attraction between nucleus and valence electrons decreases, and this is called screening effect. अब इसको केमिकली समझते हैं, क्या बोल रहे हो। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स on nucleus in such a way so that force of attraction between nucleus and valence electrons डिक्रीजेस, और इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो याद रखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होएगा उतना ज्यादा साइज भी ज्यादा होएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होएगा, तो साइज इज गोइंग टू इंक्रीज अप। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड होता है। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ शेल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एग्जाम्पल दे दिया मैंने। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये एक नई चीज है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से इंपैक्ट करते हैं कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनका सब तरह का इंटरैक्शन कम हो जाता है। तो जब अट्रैक्शन ही कम हो जाएगा तो साइज इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और कंडेंस, एंड ड्यू टू दैट द साइज इंक्रीजेस। सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, बहुत जगह पे आएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं आएगा थोड़ी देर में। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा आपको। तो बहुत जगह पे ये वर्ड आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और दूसरा नाम है शील्डिंग। सो स्क्रीन का मतलब सबको मालूम है, टू कवर अप। ठीक है, स्क्रीन करना या शील्ड करना अपने आप को। आप जब पूरी तरह से, पुराने जमाने में जब राजा किंग्स वगैरह जाते थे लड़ने के लिए, तो अपने आप को शील्ड करके जाते थे। या क्रिकेट में कैसे शील्डिंग, पूरा शील्ड करके जाते हैं अपने आप को कि बॉल आपको नहीं लगे। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू। नाउ लेट्स गो टू सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। और जब मैं एक्सेप्शंस की बात करता हूं तो समझ जाना दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स।
ठीक है, अब आपको आ गया पीरियड 2 के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज अरेंज करने को। तो लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बट याद रखो नियॉन सबसे आगे आएगा। क्यों सबसे आगे आएगा भाई? इसलिए सबसे आगे आएगा बिकॉज नियॉन हैज वैन डर वाल रेडियस एंड अक्रॉस द पीरियड एवरीवन नोज साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? फैक्टर देखते हैं। अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ शेल्स को कोई फर्क नहीं करता है। अगर सेकेंड पीरियड है तो कितनी शेल्स है? 2 ही शेल्स है, ठीक है। बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है +1 से। इसका है +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9। So force of attraction between nucleus and valence electrons increases, so size decreases. Screening effect कुछ नहीं होगा। क्यों? अरे सेम शेल है भाई, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये रियलिटी में ये आंसर है। तो पीरियड 3 में भी पहले आर्गॉन लगाना और बाद में सब एलिमेंट्स लिखना। तो ये आपका पहला पार्ट जो आपको मालूम होना चाहिए पीरियड 2 के बारे में, विच वी ऑल हैव टू नो इट वेरी वेरी वेल, ठीक है। अगर पीरियड 3 का आ गया वो भी लिख देते हैं। चलो पीरियड 3 अगर हम लोग जाते हैं तो पीरियड 3 में आप देखोगे सबसे आगे कौन आएगा? सबसे आगे आ जाएगा आर्गॉन, फिर ऑफ कोर्स सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन, राइट। सो दैट इज अबाउट पीरियड 3। फिर आते हैं एक डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आपको जाना है 3D सीरीज, जो ऑफ कोर्स 12th में वापस आएगा। बट 3D सीरीज में बता देता हूं, एफ ब्लॉक का आज नहीं बताऊंगा, बट 3D सीरीज आपको बता दूं। 3D सीरीज में व्हेन यू गो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो रियलिटी में क्या होने वाला है और एक्सपेक्टेड क्या है भाई? एक्सपेक्टेड एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड एटॉमिक रेडियस कुछ ऐसा होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, बराबर है। बट रियलिटी में देखो क्या होने वाला है। रियलिटी में आप देखोगे कि स्कैंडियम इज ग्रेटर देन टाइटेनियम, इज ग्रेटर देन जिंक, इज ग्रेटर देन वेनेडियम, इज ग्रेटर देन क्रोमियम, इज इक्वल टू मैंगनीज, इज इक्वल टू आयरन, इज इक्वल टू कॉपर, इज ग्रेटर देन कोबाल्ट, इज ग्रेटर देन निकल। रियलिटी में कुछ और ही आंसर आ रहा है, देखो जरा। रियलिटी में स्कैंडियम इज ग्रेटर देन टाइटेनियम, टाइटेनियम इज ग्रेटर देन जिंक, जिंक इज ग्रेटर देन वेनेडियम, एंड देन ये सब इक्वल है। बीच के ये 3, वहां से कॉपर आ गया, देन कोबाल्ट और लास्ट में निकल है। तो कुछ अजीबोगरीब एक्सेप्शन है, और जब अजीबोगरीब एक्सेप्शन होएगा सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सो प्लीज रिमेंबर दिस very 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 well, right? And that is what we call it mainly the D block में 3D सीरीज। इसको 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन हर केस में 3D में घुस रहा है, यही। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में घुसता है तो इसको हम लोग कौन सी सीरीज बोलते हैं? 3D सीरीज में ऐसा नजर आता है। अब क्यों होता है उसके लिए हम लोग 12th में बात करेंगे, 11th में नहीं, जरूरत नहीं है। अभी आप याद रखो, अगर एमसीक्यूज में आ गया तो ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको 12th में ही बताऊंगा मैं, 11th में मैं नहीं बताऊंगा। 11th में इसके लिए नहीं बताएंगे क्योंकि उतना भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल, तो इसको अभी आप याद रखो। यहाँ पे स्कूटी, जिंक,
वेनेडियम, फिर ये चारों इक्वल है और बाद में याद रखो कोनी। ठीक है, तो स्कूटी जिंक वी एंड देन कोनी और बीच के जो रह गए वो सब अपने आप याद हो जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी बोला है 21 to 30 आपको याद रहना चाहिए। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियस, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। कॉपी डाउन। Now let's go to the second trend called ionic radius. As the name suggests, the distance from the center of the nucleus to the valence shell of an ion is called ionic radius. ठीक है, तो एक आयन है और उस आयन की लास्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे आयोनिक रेडियस ओनली। खाली डिफरेंस है ये आयन का है वो एटम का था। तो आयोनिक रेडियस भी सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए आयंस कितने होते हैं भाई, या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन। ट्रिक समझ में आ गई, एनायन आर नेगेटिवली चार्ज है। अब कैटायन कैसे बनता है, कोई भी मेटल है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन इट्स गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, तो वो बन जाता है आपका कैटायन। सो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, बराबर है, राइट, यू आर गोइंग टू गेट द कैटायन। और कोई भी अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है देन यू आर गोइंग टू गेट द एनायन। तो यहां पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो बन गया Cl-। नाउ लेट्स सी कि आयोनिक रेडियस में आपको कौन कौन से फैक्टर्स याद रखने हैं। पहला याद रखो, पेरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैटायन। इसका मतलब Na इज ग्रेटर देन Na+। इसके दो रीजंस है, Na बोलोगे तो 281 हो गया और Na+ बोलोगे तो 28 हो गया। इज दैट क्लियर? तो Na में अगर आप देखोगे तो 281 और Na+ में आप देखोगे तो 2,8 है। वहां से आपको आइडिया आ गया होगा कि मेनली सोडियम के पास 3 शेल है, इसके पास 2 ही शेल है। एक रीजन ये, इसके पास +11 है, इसके पास भी न्यूक्लियर चार्ज +11 है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 11 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो आपको यहां से भी समझ में आ गया होगा, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? 11 इज गोइंग टू अट्रैक्ट 10 इजीली कंपेयर टू 11। सो दैट इज कॉल्ड मेनली पेरेंट इज ग्रेटर देन कैटायन। दूसरी चीज याद रखो, एनायन इज ग्रेटर देन पेरेंट। एनायन इज ग्रेटर देन पेरेंट मतलब Cl- इज ग्रेटर देन Cl। ऐसा क्यों भाई? अगर आप देखोगे तो ये हो गया 2,8,8 और ये हो गया 2,8,7। ठीक है, अब इसके पास कितने प्रोटॉन्स है? इसके पास 17 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स कितने? 18। इसके पास 17 ही प्रोटॉन्स है और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स है। देखो कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होएगा, यहां प्लस कम है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो दैट मीन्स पुलिंग इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। यहां जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो यू आर गोइंग टू फाइंड कंपेयर टू दिस इज स्मॉलर अट्रैक्शन। हो सकता है दोनों इक्वल है, यहाँ पे माइनस ज्यादा है, सो पुलिंग इतनी नहीं होगी एंड दैट्स व्हाई एनायन इज ग्रेटर देन पेरेंट। तो अगर शॉर्ट में बोलेगा तो क्या हो गया? शॉर्ट में बोलेगा तो एनायन इज ग्रेटर देन पेरेंट इज ग्रेटर देन कैटायन। बराबर है, ये बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? तो ये पहली बात हो गई जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखो, ग्रेटर द, तीसरी होगी ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज लेसर द साइज। एकदम सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज सेम एटम का है, फॉर एग्जांपल आपके पास है Cr3+, Cr2+, Cr5+, बोला अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। याद रखो Cr2+ सबसे बड़ा, फिर Cr3+,
और फिर Cr5+। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज लेसर द साइज। ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज में उल्टा होएगा, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज गोइंग टू बी द साइज। तो पॉजिटिव चार्ज बहुत बार पूछा जाता है, याद रखो, एक मैंने एग्जांपल दे दिया, दैट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होएगा उसका साइज सेम एटम में कम होएगा, सेम एटम। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट वी कॉल इट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहले मीनिंग समझ लो। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, और स्पीसीज का मतलब होता है या तो वो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या आयंस है। तो किसी ने डेफिनेशन बोल दी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, नियॉन, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, चलो Si4+ तक ले लेते। अब अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है। कैसे? इसके पास 7 थे, इसने 3 गेन कर लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 माइनस मतलब 2 गेन कर लिए 10। 9 थे और 1 गेन कर लिया तो 10। ये तो 10 ही है क्योंकि न्यूट्रल है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 लूज हो गया तो 10। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 लूज हो गए तो 10। 13 थे, 3 लूज हो गए तो 10। 14 थे, 4 लूज हो गए तो 10। मैजिक। इसके लिए एटॉमिक नंबर आना चाहिए, बेसिक्स नहीं आएगा तो तारे जमी पे सर कुछ नहीं कर सकते। एटॉमिक नंबर 7 एंड एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर पे 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर याद रहने चाहिए 1 to 20। वो मेन गेम है। और याद रखो यहाँ पे 110% एक क्वेश्चन नीट और जेई में आता ही आता है, नहीं तो पेपर फाड़ देना, इतना गारंटी है बाजू वाले का। सो डोंट फॉरगेट दिस कि ये वाला पार्ट आपको आना ही चाहिए। नहीं आता है तो इस पे मेहनत करो, नहीं तो आपके 4 मार्क्स मिनिमम जाने ही वाले हैं। अब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके हम लोग प्रोटॉन्स देखते हैं। प्रोटॉन्स मींस एटॉमिक नंबर। तो इसके पास +7 मतलब न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूं। ये +8, ये +9, +10, +11, +12, +13, +14। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये +14 है और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होएगा। देख लो कौन जीतेगा, +14 की -10? ये अपनी तरफ पुल करेगा। अब उल्टी तरफ जाते जाओ, आप देखोगे प्लस चार्ज कम होता जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू फाइंड दिस इज द करेक्ट आयोनिक साइज। अब आपको ट्रिक देता हूं, ठीक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए खाली ये ट्रिक है, याद रखो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ट्रिक क्या है? आयोनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। कहीं पे गार्ड बांध के लिख लो, आयोनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना कम होएगा उतनी ज्यादा आयोनिक साइज होएगी। ये देखो एटॉमिक नंबर 7, इसलिए सबसे टॉप पे है। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसकी साइज कम होती जा रही है।
एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको दिया है। खून के अंदर कहीं पे डाल लो उसको, आने ही वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आपको एक आध क्वेश्चन और देते हैं। आइडेंटिफाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइडेंटिफाई करना है आपको। क्या आइडेंटिफाई करना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आपके पास थोड़े अलग तरह का देता हूं। Cn माइनस दिया, N2 दिया, O2 प्लस दिया, O2 2 माइनस दिया। ठीक है, और क्या दिया? और दे दिया हमने F2 दे दिया, फिर O2 2 प्लस दे दिया। चल इतने दे दिए। बोला इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो। कार्बन कितना होता है? 6, एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। तो 6 और 7 13, माइनस मतलब गेन ऑफ 1। कितना हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वापस बोल रहा हूं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, so number of electrons are also 6. Nitrogen atomic number 7, so number of electrons also 7. 6 plus 7 plus 1 will give you 14. ये तो दिख ही रहा है, 2 नाइट्रोजन है। N2 मतलब क्या? N plus N, N plus N मतलब क्या? 7 plus 7, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14। वेरी इजी। तो ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन में पहले देख लेने का कहां पे। उसके बाद O2 प्लस, O2 प्लस मतलब O प्लस O प्लस, तो ये हो गया 8, और ये 8 में से 1 गया 7, तो ये 15। तो ये तो इन दोनों के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है भाई। ये देखते हैं ये क्या है। ये हो गया O माइनस प्लस O माइनस, मतलब 8 और 1 9 और 9 18 हो गए। तो ये भी इनके साथ नहीं है, ना इसके साथ है, किसी के साथ नहीं है। फ्लोरीन देखते हैं। फ्लोरीन क्या हो गया आपका? F प्लस F, मतलब 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, मतलब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। यस, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब देखते हैं O2 2 प्लस। O2 2 प्लस को कैसे लिख सकते हैं? O प्लस प्लस O प्लस, मतलब 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7। अरे ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इन दोनों के साथ। That is going to give you the idea what are isoelectronic species and how to identify them. Very easy. पूरा का पूरा सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर हुआ? उसको आपको पहले पीरियोडिक टेबल के 1 to 36, 20 भी नहीं बोलूंगा मैं, 1 to 36 एलिमेंट शुड बी इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो ही केमिस्ट्री पढ़ने का मजा आएगा। याद करना चालू करो। 9 नंबर कौन है? फ्लोरीन। 19 नंबर कौन है? पोटेशियम। राइट। 26 नंबर कौन है? आयरन। 30 कौन है? जिंक। 35 कौन है? ब्रोमीन। 1 to 36 आपको कोई भी पूछे, इमीडिएटली आंसर। जैसे आप अपना नाम बोलते हो वैसे एटॉमिक नंबर्स यू हैव टू नो। और अगर एटॉमिक नंबर याद है तो क्या याद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद है तो क्या याद है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप काउंट करना सीख जाओगे तो प्लस मतलब लॉस, माइनस मतलब गेन, एंड देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक नॉट ओनली दिस चैप्टर, एनी चैप्टर। तो आज के लिए हमारे 2 पीरियोडिक ट्रेंड्स खत्म होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड एवरीवन एंजॉयड इट, राइट? सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर एंड बी सेफ।